देखिए दोस्तों, अगर आपने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है तो मैं आपको दो बातें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको खुद ही ये पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखिए, जिन लोगों ने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये एग्ज़ाम दिया है ना, भाई आप सभी लोग बहुत ज़्यादा लक्की हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आज सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। साथ ही दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 8 जून, 9 जून और 10 जून की जितनी भी शिफ्ट रही है ना, इनको लेकर एनालिसिस करने वाले हैं कि इनके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। साथ ही कौन सी शिफ्ट जो है इजी रही है, कौन सी डिफिकल्ट और कौन सी मॉडरेट। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन आपको किसी ने ना ये दो बात नहीं बताई होगी। दोस्तों, होता क्या है ना कि आप ऐसी जगह मिस्टेक कर देते हैं जिससे आपकी पूरी तैयारी खराब हो जाती है। अब 90% लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एग्जाम से बाहर होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तैयारी नहीं कर रहे या फिर वो कोचिंग नहीं जा रहे, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो वो 10% बच्चा होता है जिसका सिलेक्शन होता है, वो ऐसा क्यों, वो इनसे अलग क्यों है। तो आपको यहाँ पर इन दो बातों से ये पता चल जाएगा कि आप इस 90% में हो या इस 10% में जिसका सिलेक्शन होगा। और अभी आपके पास दोस्तों समय भी है, अगर आपने गलती कर रखी है ना तो आप अभी उसे सुधार भी सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हम किन किन चीज़ों को लेकर बात करेंगे। कट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स भी देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन भी देखेंगे, सेफ अटेम्प्ट और सेफ स्कोर भी देखेंगे, साथ ही कट ऑफ भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है 8 जून 2026 को पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम सामने आते ही बच्चे क्या बोलते हैं, सर पेपर बो दीजिए। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं आपको दो तीन चीज़ें समझाता हूँ, ध्यान से समझना। पहली बात तो ये है कि अगर पेपर दोस्तों इजी है, ठीक है, तो उसकी जो कट ऑफ है वो बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। इस बात को आप भी एग्री करते हैं। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में कुछ ना कुछ नए बदलाव रहे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहला सबसे बड़ा बदलाव कि इसमें कोई इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है कि हर बच्चे ने ना दोस्तों पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप किसी से ये बोलोगे ना कि भाई आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो वो एक ही जवाब देगा कि मैंने पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। क्या ये 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ है? अब आप बोलोगे सर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो फिर तो सेफ ही होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मलाइजेशन के बिहाफ पर इस चीज़ को देखते हो तो क्या ये सेफ है? तो आप में से ही बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलेंगे कि सर नहीं, ये सेफ नहीं है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का क्या गलत क्वेश्चन पर कोई असर पड़ता है? तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं ना कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी मेथड होती है, उसको कब अप्लाई किया जाता है कि जब कोई एग्ज़ाम सेम मतलब जो डिफरेंट शिफ्ट में और डिफरेंट डेट्स को होता है, क्योंकि वहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल अप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हमने पूरे 150 क्वेश्चन कर दिए, जिसमें से मेरे 100 क्वेश्चन तो हो गए ठीक, लेकिन 50 क्वेश्चन गलत हो गए, तो क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन में अगर 5 नंबर मिलने वाले थे या 6 नंबर मिलने वाले थे, उन पर गलत करने से कोई फर्क पड़ेगा? ये जो मेन चीज़ है ना, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप देखते हो 8 जून, 9 जून और 10 जून, अगर हम ओल्ड शिफ्ट की बात करें, ठीक है, तो ओल्ड शिफ्ट में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा भाई 8 जून की जो पहली शिफ्ट है। क्या है मेरे भाई, 8 जून की पहली शिफ्ट है, क्या इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस बार पेपर एनालिसिस नहीं हुए हैं, तो ये तीनों ही शिफ्ट दोस्तों इक्वल मानी जा रही हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि मतलब क्या है कि एक चीज़ पक्की है, जैसे मान लो 8 जून वाले बच्चों का पेपर हो गया फर्स्ट शिफ्ट का, अब किसी बच्चे का 10 तारीख में है, 9 में है, तो वो क्या करता है, उसको एग्ज़ाम पैटर्न का पता चल जाता है कि एक्चुअल में एग्ज़ाम पैटर्न है कैसा। भाई कोई भी कैंडिडेट अगर पहली शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहा है और उसको ये पता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसके मन में एक ही चीज़ होगी कि भाई अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए। और ये चीज़ हर बच्चे के दिमाग में थी, है ना, क्योंकि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम लेवल है ना, एकदम से तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं और एकदम से ही बहुत ज़्यादा ईजी भी वो कर देते हैं। तो पहली शिफ्ट वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने एग्ज़ाम देखा और रियल में जो चीज़ें देखी है भाई, हिंदी, आपकी रीजनिंग और मैथ्स वगैरह सब बढ़िया था। कोई बच्चे ने आके ये नहीं बोला कि हाँ सर हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर लगा। ठीक है,
अगर हम दोस्तों एवरेज अटेम्प्ट की बात करें ना कि बच्चों ने कितना एवरेज अटेम्प्ट किया है और एक्चुअल में कितना एवरेज अटेम्प्ट होने लायक भी है, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो ना तो 90% बच्चा यही बोलता है कि सर मैंने तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन किए हैं। कोई इस बार आपको ये नहीं बोलेगा कि मैंने 90 किए हैं या कोई 100 बोलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखते हैं ना, अब जो कंपटीशन होता है दोस्तों 20% बच्चों में होता है ना। मान के चलो अगर 30 लाख बच्चों ने फार्म भरा होगा तो इसका लगभग 6 लाख बच्चे यानी 6 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके बीच में कंपटीशन हो रहा होगा। और ये हर बार की बात है, इस बार की नहीं है। क्योंकि पहले ये जब ऑफलाइन कोचिंग होती थी पहले ये आंकड़ा होता था 10% पर, लेकिन अब ये जो आंकड़ा है ये 20% पर जा चुका है। अब हम मान लेते हैं इस चीज़ को, तो अगर 30 लाख भी है, मैं मतलब एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अब ये मत कहना कि 35, 40, 50 जितने भी भरे गए हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसका 20% अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इन तीनों में से चाहे आपका किसी भी एग्ज़ाम में शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब इस बार इक्वल हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर फोकस डालते हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद पे खुद ही समझ जाओगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो कट ऑफ इंक्रीज कर सकते हैं फैक्टर्स, तो पहला फैक्टर्स तो यही है कि भाई कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये फैक्टर्स तो ऐसा है सीधा सीधा कि कट ऑफ बढ़ती है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव मार्किंग में देखो तो लगभग 220-25 तक तो उसी में कट ऑफ चली जाती है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम से तुलना करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है सबसे इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल ये एक ऐसा फैक्टर होता है, अगर एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट है या इजी है तो कट ऑफ हाई जाती है, अगर डिफ़िकल्ट आता है तो थोड़ी डाउन जाती है। लेकिन इस बार क्या रहा है, मॉडरेट आप इसको मान सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी कट ऑफ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है वैकेंसी, है ना। तो वैकेंसी पहले के मुकाबले कम है, लेकिन मतलब ठीक है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है, जैसे पहले 60,000 थी। तो इसके भी क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी आपकी कट ऑफ को इंक्रीज ही कर रहा है। उसके बाद चौथा फैक्टर होता है एज में रिलैक्सेशन। आपको भी पता है कि इस वैकेंसी में एज में छूट दी गई है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपकी कट ऑफ को इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। मैं पॉइंट टू पॉइंट सीधी बात कर रहा हूँ, कोई फालतू की बात नहीं है, आप समझ जाओगे। तो उसके बाद है नंबर ऑफ फॉर्म्स। तो नंबर ऑफ फॉर्म्स को हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म तो हर जगह ही होते हैं, बट अगर आप ये चारों फैक्टर देखते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कट ऑफ को कंसीडर करने में। तो पहला, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम का लेवल भी इजी टू मॉडरेट है, वैकेंसी भी पहले के मुकाबले 50% ही है, और उसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इससे प्रीवियस ईयर की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम पिछले थोड़ा सा पीछे देखते हैं, जब आपकी 60,000 समथिंग वैकेंसी थी तो उस समय पर क्या था, कोई भी क्या नहीं थी दोस्त, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। क्या थी दोस्त, नहीं थी, ठीक है, मतलब सॉरी थी, है ना। इस बार नहीं है, उस बार थी, ठीक है। तो उस समय पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी थी, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम लेवल इस बार भी सेम है और पिछली बार भी सेम था, दोनों इक्वल ही हैं। आप ये मत समझना कि इस बार क्या हो गया, थोड़ा सा अपमा हो गया, डाउन हो गया, नहीं। एग्ज़ाम लेवल दोनों में ही दोस्तों इक्वल ही रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी इस बार भी कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। वैकेंसी की बात करें तो पहले इससे डबल वैकेंसी थी 60,000 के समथिंग में, है ना। उसके बाद इसमें कोई एज जो है, जो फॉर्म आपके अप्लाई हुए थे इसमें भी एज छूट दी गई थी, तो भाई बिल्कुल दी गई थी इसमें भी। तो ये तो इक्वल दोनों चीज़ हो गई। तो अगर आप एक चीज़ देखते हैं कि इस वाली कट ऑफ को आप देखना ध्यान से, तो ये तो पक्का तय हो गया कि जो प्रीवियस ईयर आपकी कट ऑफ थी उससे कम तो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 220-25 प्लस ही आपकी कट ऑफ रहनी है। इस यहाँ से तो ये क्लियर आपका सीधा सीधा हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन, आप भी सोच रहे होंगे कि सर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताइए। तो देखो यहाँ पर 8, 9 और 10, ठीक है, ये आपकी डेट रही हैं और 2-2 शिफ्ट रही हैं, यानी टोटल आपकी 6 शिफ्ट हो गई। इन टोटल 6 शिफ्ट के अंदर अगर आप एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इस बार जो 8 तारीख में था
थोड़ा सा नॉर्मल रहा, फिर थोड़ा सा अप, फिर अप। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम रहा है। कैसे दोस्त? इस तरीके से आप मान सकते हैं, ठीक है। तो जो पहली शिफ्ट है 8 तारीख की, पहली या दूसरी जो भी है, तो ये तो थोड़ा सा अटेम्प्ट डाउन इसलिए इनका रहता है क्योंकि थोड़ा सा क्या एग्ज़ाम ईजी हो जाने से कुछ फ़र्क पड़ता है। तो मैं पर्सनली मानूँ तो भाई ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर मान लो 8 तारीख में जिन बच्चों का पेपर है उन्होंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की भी तैयारी करी है, तो भाई ये 9 तारीख वाला बच्चा एक दिन में कितनी ही तैयारी कर लेगा यार, आप ही बताओ इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम इस तरीके से चार्ट आप बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन के जो फैक्टर्स हैं जो माने जाते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहला तो यही है कि डिफरेंट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है। तो कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि कोई जब पूरे जो एग्ज़ाम आपकी शिफ्ट होती हैं सभी ओल्ड शिफ्ट, उनका वो एवरेज मार्क्स देखते हैं। जिस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स सबसे डाउन होता है उसको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मान करके उसके नंबर नॉर्मलाइज कर दिए जाते हैं। पहला तो ये है। दूसरा, जिसकी शिफ्ट सबसे पहले होती है ना, अक्सर यूपी पुलिस में ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों का सबसे पहले दिन होता है ना, उनको थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में देखने के लिए मिल जाता है। ये मैं कोई प्रूफ के साथ नहीं, एक बता रहा हूँ आपको, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी, है ना। एक संभावना हम लोग यहाँ पर दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग से कोई फ़र्क पड़ता है? तो नहीं भाई, नेगेटिव मार्किंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सीधी सी बात है। पढ़ने वाले बच्चे के अच्छे खासे अटैम्प्ट थे। अगर आप प्रीवियस ईयर के अनुसार देखते हैं तो कट ऑफ भी इस बार अच्छी खासी रहेगी, ठीक है। सेफ अटैम्प्ट पर आ जाते हैं। तो सेफ अटैम्प्ट क्या होता है कि जिस पर आपको ये लगे कि हाँ मैं सेफ हूँ। अब आप बोलोगे सर सेफ अटैम्प्ट क्या होगा, इसमें तो सबने ही 150 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन भाई 150 क्वेश्चन करने में और सही क्वेश्चन होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 क्वेश्चन ठीक किए और उसके बाद 50 में तुक्के मारे, तो हो सकता है कि उनके 10% सही रहे हों। तो लगभग अगर आप 10% देखते हैं तो 5 क्वेश्चन बनते हैं। संभावना तुक्के में भाई 10% की बनती है, नॉर्मल सी बात है। तो कोई ज़्यादा उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा 110 प्लस कर रहा था, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और एक बात और भी है भाई, जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना, उसमें नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। बात को समझ रहे हो? अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतना कोई फ़र्क इसमें नॉर्मलाइजेशन का नहीं पड़ेगा, लेकिन कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। तो ये बात पक्की है क्या सर 110 प्लस? मान लो किसी बच्चे ने 110 क्वेश्चन सही कर लिए, है ना। अब एक बारीकी की मैं आपको बताऊंगा। आप सपोज करो कि आपकी इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आप क्या करते? हम सबको पता है कि 100 क्वेश्चन जो बच्चा पहुंच जाता है, माना जाता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ कि हाँ आप इसमें नेगेटिव मार्किंग, आपने 100 क्वेश्चन किए और 50 और अटैम्प्ट कर दिए, तो कितने बढ़े? 5 ही तो बढ़े। कोई ज़्यादा फर्क तो उसमें नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर किसी बच्चे के 110 क्वेश्चन ठीक हैं या 115 क्वेश्चन ठीक है, उसका चयन पक्का है, तो ये चीज़ होती है वैकेंसी से, ठीक है। तो वैकेंसी कम है, तो मेरे भाई कम से कम अगर आप इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। तो एक आंकड़ा अगर एवरेज स्कोर का मैं देते हूँ जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, तो एवरेज निकल के आ रहा है 95 क्वेश्चन का, तीनों डेट्स का और 6 की 6 शिफ्ट का, कि इतने क्वेश्चन के समथिंग में बच्चा जो है 90 से 95 के बीच में बच्चा घूम रहा है, ठीक है। तो क्या इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं भाई, एवरेज पे सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो फिर तो कट ऑफ आ ही जाएगी, तो भाई सब बिल्कुल जाएगी, सीधी सी बात है। और लगभग 90,000 समथिंग के आसपास बच्चा क्वालिफाई भी हो सकता है, 1 लाख समथिंग में हो जाए, यानी 90 से 1 लाख के आसपास बच्चा नेक्स्ट स्टेज यानी फिजिकल के लिए भी वो क्वालिफाई होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता है ना। तो एक भारी मतलब समस्या आपके सामने घूम रही होगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपकी ये समस्या दूर करते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो अगर आपका 120 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं और संभावना है ±5 कर लेना, ठीक है। फिर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतना तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और लगभग आपका यहाँ पर 110 से 115 के आसपास बना, 110 ही आप मान के चलना, ठीक है। तो आप अपने आप को मान सकते हैं सेफ। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो लगभग यहाँ पर मान के चलना 106 से 110 क्वेश्चन के आसपास। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो 105 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है।
और अगर आप एसटी हैं तो लगभग मान के चलना 95 to 100, ठीक है। तो ये आंकड़ा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर लेना। बाकी अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपके लगभग 100 से, है ना, 105 क्वेश्चन बन रहे, 105 भी बन रहे हैं जनरल कैटेगरी, मतलब उसमें तो वही होता है, ठीक है। तो 105 समथिंग अगर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इतना तो होना ही चाहिए इस बार के अकॉर्डिंग, कम से कम मैंने यहाँ पर बताया। बाकी चीज़ें जो है क्लियर होंगी आंसर की आने के बाद में कि किस बच्चे का कितना डाटा बन रहा है। अब कहने के लिए तो मैं बोल दूंगा कि भाई 200 क्या नाम तुम्हारा 125 चाहिए, ठीक है। 125 का मतलब होता है भाई 250 नंबर। आप जरूर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात क्लियर है, लेकिन एक अटेम्प्ट करने का भी ना एक लिमिट होती है दोस्त, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जो भी अपडेट है मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय, जय हिंद दोस्त।